वेलकम टू माय न्यू चैनल। बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो मुझे पता नहीं है कि कैसा किया जाता है, क्या किया जाता है, बट आई विल डू माई बेस्ट। सो मैं सोचूँ कि ये शूट बहुत अच्छा जाए। तो उड़ीसा एक बहुत ही कल्चरली रिच एंड जो नेचर से लस है, मतलब उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है तुम जहाँ आपको एकदम लस ग्रीनरी फील्ड, नेचर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कल्चर, फूड, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम उड़ीसा के कल्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड एक्चुअली ये एक स्टोरी है जो कि ये स्टोरी में आपको उड़ीसा का कल्चर एकदम रिफ्लेक्ट होता देखा जाएगा कि कैसा था, क्या था। एंड इस स्टोरी से मैं होप करता हूँ कि आपको कुछ दो बड़े से सीख देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला कि उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उनमें से एक बहुत ही स्पेशल मोनूमेंट है जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। वो उसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। जी हाँ, तो कोणार्क सन टेम्पल को आप शायद जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बट आई हैव समथिंग फॉर यू, ओके, आई हैव सेड दिस। तो ये है हमारा 10 रुपीज़ का नोट। तो इसके ये जो पीछे साइड के ये जो व्हील शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है हमारा कोणार्क का सन टेम्पल से लिया गया एक व्हील। जो हमारा जो कोणार्क सन टेम्पल है वो एक चैरियट या फिर रथ का आकार का है, तो ये जो व्हील है वही रथ से लिया गया है। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो व्हील है एक एक्चुअली सन डायल है। सूरज सन के प्रेजेंस में आप करेक्ट टाइम पता कर सकते हो ये व्हील से। तो ये बहुत ही एक मतलब आर्किटेक्चरल ग्रेट थिंग है जो कि हमारे जो उड़ीसा के जो आर्किटेक्चर थे, जो कारीगर थे, वो उन्होंने इसको पॉसिबल किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में और ही ज़्यादा गहरा जानेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो कोणार्क के सन टेम्पल के ऊपर होने वाला है, जो कि हमारे यहाँ कल्चर में या फिर उड़ीसा में हो प्राय हर कोई छोटा बच्चा जो होता है ना वो सुन चुका है। एंड इसमें से एक्चुअली बहुत कुछ अच्छे सीख हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस स्टोरी में ना आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उस समय के राजा थे राजा लांगुला नरसिंहदेव। उस टाइम पे ना वो इस पूरे तरह के ईस्टर्न इंडिया पेनिनसुला को एकदम रूल करते थे, डोमिनेट करके रखते थे। वो उस टाइम पे जो इस्लामिक इन्वेडर थे उनको एकदम से खदेड़ा था। उनके ऊपर पहले जो उड़िया थे या फिर पूर्वी भारत के वो पहले राजा थे जो कि उनके ऊपर ऑफेंसिव अटैक किया एंड सक्सेसफुल रहे उनको डिफीट करने में। एंड वो बहुत सारे राजाओं को भी और मतलब डिफीट किए हैं, जैसे कि साउथ की काकतीय डायनेस्टी भी उनको भी डिफीट किया था। एंड इसके साथ साथ ना वो बहुत ही बड़ा सूर्य उपासक थे। तो वो सूर्य जी को मतलब प्रे करने के लिए एंड उनका जो सामर्थ्य एंड शक्ति जो वेल्थ को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि एक मॉन्यूमेंट बनाया जाए जो कि ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। देन उनके अंदर ये थॉट चल रहा था, वो इसके बारे में सोच रहे थे। तो ऐसे सोचते सोचते ना एक दिन वो सोने से पहले सोच रहे थे एंड सोचते सोचते सो गए। तो जब वो सोए तो ऐसा माना था कि ऐसा हमने सुना है बचपन से कि वो जो रात को उनको एक सपना आया, वो सपने में वो सूर्यदेव को देखे। तो ऐसे जो सूर्यदेव को जब सपने में देखे तो राजा ने अपना अभिलाषा बताई कि इच्छा बताई कि मुझसे क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसा सब बोले। तो सूर्यदेव ने उनको एक लोकेशन दिया कि क्या कहाँ करना चाहिए ऐसे। तो जब ये ड्रीम मतलब सपना खत्म हुआ तो उनका एकदम से अचानक से नींद भाग गया। उनका जो नींद था वो सो नहीं पाए उसके बाद। देन वो थोड़ा सा ऐसा ड्रीम देख के वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गए एंड उनको थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह मतलब खुश हो गए कि भाई मतलब जो ठाकुर जी है उनके सपने में आए एंड उनको बताया कि डायरेक्शन दिया कि कैसे बना जाए, क्या बना जाए। तो वो तुरंत ही अपना जो दिल्ली का कार्य होता है, जो फ्रेश होते हैं, वो होके वो चले गए। उनके मंत्री एंड उनके जो सैन्य थे उनको लेके उस जगह पे जाए जहाँ जो सूर्यदेव ने जो बताया था। उस जगह पहुंचने के बाद जब सूर्योदय हुआ, वो सूर्यदेव को नमस्कार किया एंड उनके बाद जो सोच रहे थे, जो कुछ भी उनका प्लान था उन्होंने बताना शुरू किया। ऐसे बोले कि मैं एक यहाँ भव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ जो कि
सूर्य उपासकों को, सूर्य देव को रिप्रेजेंट करे। ये जो मंदिर का आकृति होना चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एक रथ की आकार की होनी चाहिए एंड उसको 7 घोड़े खींच रहे होंगे, जस्ट लाइक हम जो हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है कि सूर्यदेव का रथ एंड उनका जो घोड़े उस डिक्टो एग्जैक्टली एंड वो ऐसे ही होना चाहिए। एंड उनमें से जो एक्चुअली उनका जो ख्वाहिश था, जो इच्छा था उनका, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब उस टाइम पे इम्पॉसिबल था बट हमारे जो कारीगर थे उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया। वो ये था कि वो चाहते थे कि मंदिर का प्लेसमेंट ऐसा हो, जब जो गर्भगृह में जो मतलब मंदिर का जहाँ पे मूर्ति रहता है, तो चंद्रभागा में जब पहला सनराइज हो, जो पहला सन रे होता है, जो सूर्य किरण होता है, वो मंदिर के मूर्ति पे आके ही पड़े, ऐसा उन्होंने बोला। एक्चुअली दीज आर ए लॉट ऑफ, मतलब उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल था ही, तो मंत्री ने ऐसे सुना। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था जो पहले, वो ये है कि मंदिर का लोकेशन। जी हाँ, राजा ने ऐसा बोला कि जो लोकेशन उन्होंने चूज किया था वो चंद्रभागा के पास एक नदी है, जो जहाँ जाके समुद्र को मिलता है, वही प्लेस उन्होंने चूज किया। तो ये सुन के मंत्री थोड़ा सा मतलब चौंक गए कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या होगा। तो जैसे कि मतलब जो भी हो, राजा जी को तो मना नहीं किया जा सकता, उनको तो मतलब नहीं बोला जा सकता, ही होल्ड्स द पावर। सो आखिरकार मंत्री जी ने भी उनमें हाँ में भरी। सो डिसाइड हुआ कि वही मंदिर बनेगा। तो मंत्री जी अपने ड्यूटी को करने के लिए वो ऐसे ट्राई करते हैं कि मंदिर बनाने के लिए पहले क्या, फाउंडेशन तो चाहिए ना। तो फाउंडेशन कहाँ बनेगा, जो लोकेशन चूज किया था वो बीच पानी में था। तो फाउंडेशन बनाने के लिए मंत्री ने ट्राई किया, जो हमारा बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स में बालू, जो रेत या फिर हमारा जो पत्थर सब भर के लेके जाते थे एंड जो पानी था वहाँ पे डंप करते थे कि फाउंडेशन बन जाए, कुछ तो आ जाए। बट ये बहुत ही कोशिश करते गए, डे टू डे टाइम बीतता गया, पर जो फाउंडेशन था ना उसका कुछ ही नाम और निशान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद ये देख कर ना जो मंत्री थे, जो जिन्होंने चार्ज लिया था कि फाउंडेशन बनाएंगे, वो एक्चुअली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मतलब ओबियसली कोई अगर होगा जो कि इतना टाइम दे रहा है, एफर्ट दे रहा है, ऊपर से राजा जी का प्रेशर, तो बहुत ही चिंता में थे। तो ऐसे एक दिन वो मतलब जा रहे थे कहीं, ऐसे सोचते कि नहीं हो रहा, क्या किया जाए, ऐसे सोच रहे थे। तब उन्होंने शाम के वक्त में ट्रैवल कर रहे थे और जल्दी रात हो गई उस दिन। तो जब जा रहे थे तो जब रात हो गई, एक्चुअली उस टाइम ना, भाव सोचो आप 700-800 साल पहले कोई रात में ट्रैवल करे, वो भी अकेला, तो ओबियसली ये थोड़ा सा मतलब खतरा से तो खाली नहीं है, बहुत ही रिस्की चीज़ है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो जगह पे वो तब थे वहाँ रेस्ट लिया जाए, शेल्टर लिया जाए। तो वो जिस जगह पे थे ना उस टाइम पे, उसका नाम है काकटपुर, जो कि कटक में आता है। उस टाइम पे वो काकटपुर पे थे एंड उन्होंने ऐसे शेल्टर ढूंढने लगे। तो उनको एक छोटा सा कुटिया देखने को मिला, जो कि समझ लो ना छोटा सा हट टाइप का। तो उन्होंने वहाँ जाके पूछा कि मुझे थोड़ा सा शेल्टर मिलेगा, कि रात हो गई, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मैं कल सुबह निकल जाऊँगा। तो जो जिनको पूछा वो मतलब बूढ़ी सी माँ थी या फिर मासी, कुछ बोल सकते हो आप, तो वो थी। तो उन्होंने जब मंत्री जी को देखा, ओबियसली उस टाइम के वो मंत्री थे जो कि इस पेनिनसुला को डोमिनेट करते थे, जो उनके साथ थे। तो ओबियसली उनका जो वेशभूषा होगा, जो पहनावा होगा, वो लग्जरियस होगा। तो उनके जो पहनावे को देख के जो वो बूढ़ी माँ थी, उन्होंने बोला कि आप तो राजघराने के लगते हो ना, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रात हो गई तो मुझे थोड़ा सा शेल्टर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, बट मैं आपको कुछ ज़्यादा दे तो नहीं सकती, बट हाँ जो भी है मेरे कुटिया में मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूँगा। तो उन्होंने ऐसे बोल के जैसे कि मंत्री जी ओबियसली योंगी होंगे, तो जो बूढ़ी माँ थी उन्होंने बोला कि जाओ हाथ पैर धो लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर मैं कुछ जो भी बना है मेरे कुटिया में मैं आपको खाने दूंगा। तो मंत्री जी गए, फ्रेश हुए, देन बैठे। तो जो बूढ़ी माँ थी ओबियसली थोड़ा सा पोर थी, क्योंकि छोटे सा कुटिया में रह रहे थे ना, ओबियसली पोर ही होगी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास बस खीर है। वो फिर
खीर किस चीज़ का बना था, ऐसा नहीं कि चावल डाल के खीर डाल के एकदम साफरन वगैरह डाल के जागरी पाउडर, ऐसा नहीं है वो। ऐसा था कि हमारे उड़िया में ना एक खुदो बोलते हैं, वो चीज़ होता है जो चावल होता है ना, जो थोड़ा सा टूट गया होता है, जो अच्छे से पे नहीं होते, उसको खुदो बोलते हैं। तो उस चीज़ को ना वो उबाल के खीर बनाए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास यही है, तुम खा लो। तो उनको एक छोटा सा प्लेट में ना देने लगे कि ये लो खा लो। बट जब आपको पता ही है कि मंत्री जी थोड़ा सा टेंशन में थे कि मंदिर का फाउंडेशन नहीं बन पा रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे खाना परोस दिया गया है, बट वो सोच रहे थे, खा नहीं रहे थे। तो ये देख के ना जो वो बूढ़ी माँ थी, वो उन्होंने पूछा कि क्यों खा नहीं रहे हो बेटा, कुछ परेशानी है? बट मंत्री जी ने बोलना ठीक नहीं समझा होगा, क्या ऐसा कुछ है। तो मंत्री जी ने कुछ नहीं बोल के वो डायरेक्ट खाना स्टार्ट करते। तो ऐसा धरो ऐसा प्लेट है ना, वो यहाँ पे खीर एकदम भरा हुआ है। तो उन्होंने टेंशन में आके मतलब अंदर से एकदम बीच में से निकाल के खाने लगे। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि जो गरम गरम चीज़ होता है ना, उसको बीच में से खाएंगे तो हाथ तो जल जाएगा। तो मंत्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उनके अचानक से हाथ जल गए। तो उन्होंने ऐसे चिल्लाया कि हाँ हाथ जल गया। तो जो बूढ़ी माँ थी उनको पानी में डाला, ठीक किया, देन बोला कि बेटा सुनो, जब तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो मतलब खा रहे हो, जब प्लेट में बीच में से तो खा गए, ऑब्वियसली जलेगा, लेकिन खाना गर्म है ऑब्वियसली। तो उन्होंने ऐसा समझाया कि बेटा देखो, तुम खीर जो खा रहे हो ना, खीर गर्म है, तुम अगर बीच में से खाओगे ना, तुम्हारा हाथ तो जलेगा ही। तो बगैर कि बीच में से खाओ, तुम अगर किनारे से खाओ, थोड़ा थोड़ा करके एकदम थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो तुम खाना खत्म कर सकते हो। तो ऐसा उन्होंने समझाया। थोड़ा टाइम तक मंत्री जी को अच्छा लगा, मतलब हाँ, तो किनारों से खाने लगे। देन सडनली उनको क्लिक हुआ कि मैं तो वही कर रहा हूँ, मंदिर का फाउंडेशन बनाने में जाके समुद्र के बीचों बीच में जाके चीज़ें डाल रहा हूँ। तो वो धो रहा, मतलब नहीं बन पा रहे फाउंडेशन। तो उनको ये क्लिक हुआ। देन वो खाना खत्म करके अचानक से ही मतलब चलने लगे, मतलब रात में ही निकल गए मंदिर के लिए, जो कोणार्क टेम्पल के फाउंडेशन बनाने के लिए। जस्ट कुछ ही दूर गए होंगे, उनको याद है कि हाँ उनको थैंक यू, मतलब शुक्रिया भी करना है, धन्यवाद देना है। तो वो घूम के देखे कि मतलब जो बूढ़ी माँ है वो देख रही है या फिर नहीं। तो ऐसा मैंने सुना है कि जब वो मंत्री जी घूम के देखे तो वहाँ ना कोई कुटिया था, ना कोई बूढ़ी अम्मा थी। तो ऐसा मानना आता है कि वो जो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो एक्चुअली कोई मतलब ह्यूमन नहीं थी, वो एक्चुअली कोई मतलब देवी थी। हम उड़ीसा में मंगला देवी बोलते हैं, तो वो थी। तो अभी से वो जो प्लेस है ना, उसको काकटपुर मंगला के नाम से जाना था। अभी तक वर्शिप होता है, भव्य मंदिर है वहाँ उनका। तो ये जो सीख लेके ना मंत्री जी गए फाउंडेशन बनाने के लिए टेम्पल की। एंड एक्चुअली इस ट्रिक्स है ना, जब किनारे से लेके जब डंप किया गया, पत्थर दिया गया, देन फाउंडेशन बना, एक्चुअली दिखा गया। तो अब तो फाउंडेशन बन गया है, बट मंदिर तो अभी बना नहीं है ना। तो राजा जी ने 1200 जो कारीगर थे उनको बुलाया कि आओ मंदिर बनाओ। तो उनका जो इन्विटेशन पाके जो टोटल 1200 जो लोग थे, जो कारीगर थे, उन्होंने आया, मतलब मंदिर बनाने के लिए आए। मतलब एक्चुअली दे आर वेरी स्किलफुल। अगर आप देखो अभी जाके कोणार्क सन टेम्पल में, आपको दिखेगा कि वो 1200 जो कारीगर थे वो कितने स्किलफुल थे एक्चुअली। अब अभी भी अगर आपको जाके देखो ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसको कॉपी करना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो जो भी है, राजा जी के बुलावे पे 1200 जो लोग थे वो आए मंदिर बनाने के लिए। उनका जो मुखिया थे ना, जो लीडर थे, जो उन 1200 में से, उनका नाम था बिशु महाराणा। वो जो मंदिर बनाने के लिए आए ना, उनके जो बीवी थे वो प्रेग्नेंट थे, तो उनको बच्चा होने वाला था। बट राजा जी के बुलावे पे उनको आना पड़ा। तो ये जो 1200 जो कारीगर थे, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। दे आर एक्चुअली वेरी स्किलफुल, दे आर एक्चुअली वेरी, वो बहुत ही सीरियसली बहुत सब कुछ दे दिया आपने ये मंदिर को बनाने के लिए। जितना भी जो कुछ भी सीखा था उन्होंने अपने लाइफ टाइम में। अभी अगर आप जाके कोणार्क सन टेम्पल को देखोगे, उनका एफर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। एंड यू गोना रियली अमेज्ड बाय देयर एफर्ट्स। तो उन्होंने बहुत ही एकदम सब लोगों ने मिलकर मंदिर बनाना शुरू किया। तो यहाँ से कहानी जंप करता है 12 साल बाद। तो क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो या फिर इस मतलब हमारा जो ये चलता है लोक कथा बोल सकते हो, इसके अनुसार 12 साल लगभग लग गए थे
कोणार्क टेम्पल को बनने में। एक्चुअली अगर जब ना आप किसी चीज़ के लिए 12 साल वेट करो तो आपको फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ शायद आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो जब मंदिर को बनाने के लिए शुरुआत हो चुका था 12 साल पहले, तो 1200 लोग लगे पड़े हैं मंदिर को बनाने के लिए। तो अब तक नहीं बन पा रहा है। एक्चुअली पता है क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि कलिंगा नगरी आर्किटेक्चर स्टाइल में, हमारा जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें एक्चुअली 2 चीज़ें होती है जो कि आपको हर कोई मंदिर में देखने को मिलेगा जो इस आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करता है। तो पहला होता है एक जगमोहन, जो कि मतलब दो बड़े बड़े शिखर होते हैं ऐसे ऐसे। ओके, जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है जगमोहन, जो कि एक हॉल टाइप का होता है जहाँ पे कीर्तन करते हैं लोग, सब जाते हैं। एंड जहाँ पे जो भगवान विराजते हैं, जो भगवान जो रहते हैं, जो मतलब स्टेचू रहता है उनका, उसको बोला जाता है शिखर या फिर गर्भगृह। तो उसका जो हाइट होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन आता है जगमोहन। तो ऐसा है स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जो शिखर होता है उसका जो मतलब टॉप पार्ट ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। उसको उड़िया में बोला जाता है दधिनौती। जो मतलब गोल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो ना एक मैग्नेट था, समझ लो कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, जो नीचे था सूर्य जी का जो प्रतिमा या फिर जो स्ट्रक्चर था उसको फ्लोट करवाना था। तो वो जो मतलब उसका स्ट्रक्चर ना अलाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बार बार फेल होता जा रहा था। जैसे मैंने आपको बोला कि जो विष्णु महाराज थे जब वो आए थे मंदिर बनाने के लिए, तब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, जिनकी वो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा देने वाली थी। सो ऑब्वियसली उनके आने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ था एंड अब वो बड़ा हो गया था, लगभग 11-12 साल का हो चुका था। हमारे जो स्टोरी में वो 12 साल का ही है, मुझे जो बताया गया है। तो वो जो 12 साल का बच्चा था उसका नाम था धर्मा, या फिर जो उसका अच्छा नाम था उसका नाम है धर्मपद। तो जो धर्मा या फिर धर्मपद जो है वो अचानक से ऐसे उनके जो माँ को जाके बोले कि माँ मुझे पिताजी को देखने जाना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई एकदम छोटा बच्चा आके 12 साल का बच्चा आके बोले कि मुझे पिताजी को देखने जाना है तो आप शौक हो गए। तो उन्होंने मना लगे, नहीं बेटा पिताजी आ जाएंगे कुछ दिन में, आप बस वेट करो। तो उन्होंने जिद करने लगे जो धर्मा थे कि नहीं मुझे जाना है। तो मतलब तो उनके मम्मी राजी हुई हो कि ठीक जाना है, तुम्हें जाना है जाओ, ठीक है, मतलब आई सेड दैट तुम जाओगे, बट कैसे जाओगे? अगर जाओगे भी तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे पिता जो थे वो चले गए थे राजा जी के बुलावे में, तो तुम्हें कैसे पहचानेंगे? क्योंकि तुम्हें सब वो पैदा होने से तो नहीं देखे हैं ना, कैसे पहचानोगे? तो ये सुन के तो जो धर्मा थे वो थोड़ा सा शौक हो गए कि क्या किया जाए। जो देखे उनके जो माँ जब देखे कि धर्मा एक्चुअली परेशान हो रहे हैं एंड उनकी जो इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो उन्होंने रोक नहीं पाए। देन वो उनके जो माँ थे उन्होंने सजेस्ट किए कि ओके तुम्हें तो नहीं पहचाने, तुम्हें तो नहीं देखे, बट उनको ना हमारा जो घर का ना जो एक क्या बेरी होता है उनका था, उनका जो घर का बेरी था उनको ना जो विष्णु महाराज को बहुत ही पसंद था। तो उनके जो मम्मी ने ऐसे सजेस्ट किया कि आप ये बेरी लेके जाओ अपने पापा को देना, जब वो खाएंगे तो आपको पहचान लगे। तो धर्मा ने सोचा कि हाँ अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं लेके जाऊँगा। बट फिर उनको एक क्वेश्चन आया कि क्या सिर्फ बेरी खाने से ही मुझे पहचान लेंगे क्या सच में? तो जब ये क्वेश्चन ना उनने अपनी मम्मी को बताई तो वो भी सोचने लगे। एंड देन और एक चीज़ सजेस्ट किया कि उनका एक पेट डॉग था जो पालतू कुत्ता था। उन्होंने बोला कि ये इसको विष्णु महाराज जो थे तुम्हारे पैदा होने से पहले ये उनको मतलब ये था हमारे पास, तो ये जो कुत्ता को बहुत प्यार करते थे। तो अगर आप इसको ले जाओगे आपके पिता के पास, वो देख के इसको पहचान लगे और आपको जरूर पहचान लगे कि यह उनका ही बेटा है, कि आप उनके ही बेटे हो। तो देन एक्चुअली उसके बाद जो धर्मा थे उन्होंने अपनी जीत नहीं हारी एंड उनके साथ साथ उन्हें मामा जो उनके माताजी थे उन्होंने भी उनको रोका नहीं, उनको भेजा अपने जो घर के जो बेरीज थे एंड उनके जो पेट डॉग था पालतू कुत्ता था उसका नाम था कालिया, उसको लेके वो धर्मा जी जो थे वो गए उनके पिता के पास। तो ये मंदिर के काम ना 12 साल से चल रहा था। तो अगर आप किसी चीज़ को 12 साल से वेट कर रहे हो एंड ये आपका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारा राजा लाड़मूला नरसिंह देव का था, तो ऑब्वियसली आपको एक्साइटमेंट तो होगी भी। एंड जब नहीं हो पा रहा है, 12 साल से लगे पड़े हैं, तो आपको गुस्सा तो आएगा।
तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि भाई देखो, तुम कल सुबह से पहले ना ये मंदिर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सभी 1200 जो कारीगर थे उन सब का गला काट दूंगा। ये उनका आदेश था जो उन्होंने मंत्री के साथ भेजा। तो उस टाइम पे जब धर्मा जाके उस मतलब मंदिर के पास पहुंचा, इस टाइम के ये जो खबर था, ये जो आदेश था, वो जाके बिशु महारानी के पास पहुंचा कि राजा जी का आदेश ये है कि आज खत्म करो, नहीं तो कल तुम्हारा डे एंड गया, कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे। तो ऐसा कुछ था। तो जब ऐसा, तो इस चीज को सुन के अगर आप एक मतलब 1200 लोग को लीड कर रहे हो, उनका लीडर हो, उनके साथ साथ आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, तो आपको टेंशन तो आएगा। ऊपर से आप खुद भी उनमें से एक हो, तो वो बहुत ही टेंशन में थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। उस टाइम पे धर्मा जाके वो जो मंदिर के पास वो पहुंचे। तो पहुंचे जब, देन जो लोग थे वो देखे कि एकदम एक्चुअली धर्मा जब उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने ऐसा देखा कि क्या है ये, मतलब जो 1200 लोग थे वो अपना सब कुछ दे दिए थे कि इस जो मंदिर को रियल दिखाने के लिए सब कुछ, मतलब लुक्स लाइक दे आर अलाइव ऐसा दिख रहा था। जो कि साथ के साथ घोड़े थे, मंदिर था, वो देख के इम्प्रेस हो गए। एंड जो वो पूछते पूछते ना उनके पापा के पास पहुंचे, बिशु महारानी के पास पहुंचे। देन ऑब्वियसली अगर आप किसी लोग को 12 मतलब पैदा होने से पहले नहीं देखे थे तो पहचान तो नहीं पाओगे ना। बिशु महारानी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचान पाए। वो थोड़े से मतलब टेंशन में भी थे एंड मतलब उनके लिए शौक भी था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया 12 साल, तो ऐसा ही था। तो जब धर्मा उनके साथ जो ले गए थे, घर का जो बेरीज था, जो फ्रूट्स नहीं बेरीज ही था, तो उनने उनके पिता को दिया कि चखने के लिए। जब वो मतलब चेक किए, जो टेस्ट किए, तो उनको पता चला कि हाँ ये मेरा घर का ही जो फ्रूट है। देन उसके बाद जो उनके साथ जो गया था उनका पालतू कुत्ता, उसको भी मिला है बिशु महारानी के साथ। उसके बाद उन्होंने मतलब जो बिशु महारानी थे उन्होंने कंफर्म किया एंड उन्होंने पहचाना कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। मतलब जब आप मतलब अपने बेटे से पैदा होने से पहले चले आते हो एंड 12 साल बाद मिलते हो तो आप तो एकदम इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो उनके साथ ही ऐसा हुआ। तो उन्होंने धर्मा को जब पास पाया तो उन्होंने धर्मा को बहुत मतलब प्यार दिया, एकदम उनको हग कर दिया, टाइट हग दिया। देन टाइट हग दिया तो उसके बाद जो भी है वो उस टाइम को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ मेरा बेटा आया है। बट फिर भी उनका जो टेंशन था मंदिर बनाने के लिए वो तो मतलब बहुत ही बड़ा था। जो उनका स्किल था, उनका खुद का जान था, या फिर उनके साथी जो थे उन सब के जो लाइफ की जो डिसीजन थे वो उनके ऊपर थे। तो उनके मुंह में जो टेंशन उनके फेस में साफ साफ दिख रहा था। तो यही जो टेंशन देख के धर्मा ने उनके पापा को पूछा कि पापा क्या हुआ है, आप बताइए। तो बिशु महारानी ने बोला कि हम 12 सालों से टोटल जो 1200 कारीगर हैं उन्होंने हमारा सब कुछ लगा दिया, सब जो सीखे थे जहाँ मतलब सब कुछ लगा दिया इस जो मंदिर को एक्चुअली इसकी फिनिशिंग तक लेके आने में। बट हमसे एक चीज़ नहीं हो रही कि उसका जो शिखर है, उसका जो दधिनौती है वो हमसे नहीं हो पा रहा। तो क्या किया जाए, इसलिए सब टेंशन में है। एंड ऊपर से जो राजा जी थे उन्होंने ऐसा बोला है कि कल सुबह तक ये जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं टोटल जो सबको मार दूंगा। तो ये सुन के धर्मा थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो गए। देन ऐसे बोलने लगे, एक्साइटेड तो नहीं बट हाँ उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक छोटा बच्चा आके बोले कि जो कि 1200 एक्सपीरियंस लोग नहीं कर पाए, मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं साथ कर लूँगा, तो आप उसको अंडरस्टिमेट करोगे ही, ये तो नेचुरल सी बात है। तो उनके पिता थे, जो उनके पास जो थे उनके मतलब सभी कारीगर थे, उनका परिवार में से ही कुछ थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं आप नहीं कर सकते, नहीं होगा, ऐसे आप टेंशन मतलब उनको समझाने लगे जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है। बट उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बिशु महारानी जी ने बोला कि जो चीज़ को हम 1200 एक्सपीरियंस लोग एंड तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा जो बाप जो नहीं कर पाए, तुम कैसे कर लोगे। बट धर्मा ने ऐसा रिप्लाई दिया कि
मैं भी तो उन मुखिया जो मेन कारीगर है उनका बेटा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे उनको कॉन्विंस किया एंड फाइनली डिसाइड हुआ कि वो जाके ट्राई करेंगे। तो उन्होंने मंदिर को क्लाइंब किया एंड जो बाई लकी या बाई चांस तो मैं नहीं बोल सकता, एक्चुअली ही हैड थियोरेटिकल या फिर स्किल्स था। तो उन्होंने जो सक्सेसफुली जो मंदिर को कंप्लीट कर दिया, उसका जो गद्दनोती था शिखर को कंप्लीट कर दिया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आप सोच रहे होंगे कि या 1200 लोगों की जान बच गई जो कि 12 साल के लड़के ने कर दिया, अब तो सेलिब्रेशन हुई होगी। बट नहीं, आप शायद भूल रहे हो कि आपके आसपास ना कभी कभी थोड़े से मतलब उलट या फिर बोल सकते हो, मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही बोलूंगा मैं, थोड़ा सा नेगेटिव सोचने वाले लोग होते ही हैं। तो उस जो 12 साल लोगों में से कुछ ऐसे थे जिनको ये एक थॉट आया कि सोचो एक बार, अगर जब राजा जी को पता चलेगा कि जो काम को हम 1200 लोग मिलकर नहीं कर सकते थे, वो फिर एक्सपीरियंस्ड लोग उस काम को सिर्फ एक 12 साल के लड़के ने कर दिया, जब उन ये चीज राजा जी को पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। उन्होंने ऐसा रेज किया कि शायद वो हमें कड़ी से कड़ी सजा दे या फिर उन्हें हमें मार भी दे सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन पहले तो रेज हुआ, बट इतना ज्यादा मुद्दा नहीं था। बट आपको पता है कि जब नेगेटिव चीजें है ना जो ज्यादा फास्ट फैलती है, तो वो कुछ लोगों में से वो पूरा एकदम जो 1200 कारीगर का जो बेस था ना, सब लोगों के पास पहुंच गया। तो सबने ऐसे जो उनके मुखिया थे उनको क्वेश्चन रेज करने लगे कि आप ही बताइए, जब राजा जी को ऐसा पता चलेगा कि हम जो 1200 कारीगर थे फिर वो एक्सपीरियंस्ड एंड आप जैसे लोग जो नहीं कर पाए वो सिर्फ एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, अगर ये राजा जी को पता चलेगा तो वो हमारे साथ क्या ही करेंगे। तो ये चीज सुन के ना विष्णु महाराणा जी टेंशन में आ गए। वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कैसे सुलझा जाए ये चीज को, किया जाए। वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज थे। तो जब विष्णु महाराणा जी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि आप ही बताइए क्या किया जाए, कैसे इस सिचुएशन को हल किया जाए, जब राजा जी को पता चलेगा कि जो काम को 1200 एक्सपीरियंस्ड कारीगर नहीं कर पा रहे थे उसको सिर्फ एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, एंड राजा जी क्या रिएक्ट करेंगे, आप सोचिए जरा। तो इस चीज का ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जो थे विष्णु महाराणा जी, उनका जो मुखिया थे। बट धीरे धीरे ना ये जो टेंशन बढ़ने लगी, सबने ऐसे सोचने लगा कि हाँ हमारी जान जा सकती है, क्या किया जाए, विष्णु महाराज जी को ही कुछ करना होगा, ये वो। देन उन्होंने कुछ ऐसा बोला उड़िया में कि 1200 बढ़े दायो ना पोर दायो। इट मीन्स कि आपको क्या चाहिए, आप टोटल जो 1200 कारीगर थे उनकी जान सैक्रिफाइस करोगे या फिर अपने बेटे का, मतलब किसको आप प्रोटेक्ट करोगे, क्यों, किस लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। तो ये सुनकर विष्णु महाराज एकदम प्रेशर में आ गए, एकदम सैड हो गए, क्योंकि देखो जो 1200 लोग थे उनमें से उनके परिवार के ही कुछ थे, उनके कुछ बहुत फ्रेंड थे एंड वो उनके लीडर थे, तो उनको उन सब की तो जान ये खतरे में नहीं डाल सकते। एंड दूसरे साइड उनका खुद का बेटा जिसको वो खुद 12 साल के बाद मिल रहे हैं, तो सोचिए उनका ऊपर क्या बीत रही होगी। तो वो उस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तभी जो हमारा धर्म था या फिर धर्मपद, उन्होंने ऐसा बोला कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, अगर सिर्फ मेरे से या फिर मैं जाने के बाद अगर टोटल 1200 लोगों का जान बच जाता है तो फिर यही अच्छा है ना। तो उन्होंने ऐसा कॉन्विंस करना शुरू किया था। पहले तो उनके जो पिताजी है नहीं मान रहे थे, मतलब आप समझ रहे होगे कि कोई बेटा आके अपने बाप को ऐसा बोलेगा तो उस मतलब वो रेडी तो नहीं होगा। बट धीरे धीरे जो प्रेशर था जो बिल्ड किया जा रहा था, उनके जो वो अदर कारीगर जो थे एंड उसके साथ साथ जो धर्म कॉन्विंस कर रहा था, फिर विष्णु महाराज जी लास्ट में कॉन्विंस हुए कि ओके ठीक है, मतलब सैड थे बहुत, कॉन्विंस हुए। देन फाइनली यही हुआ कि धर्मा जाएगा एंड 1200 बड़े सब जो 1200 कारीगर थे वो बचेंगे। देन यही मनस्थ होने के बाद जो मतलब विष्णु महाराज जी तो बहुत ही भावुक हो गए, बहुत ही सैड हो गए एंड जो धर्मा को ऐसे टाइट करके पकड़ लिया कि मतलब 12 साल बाद तुम्हारे जीवन के पहली बार तुमको मिल रहा है और तुम ऐसे ही चले जा रहे हो। तो धर्मा ने ऐसा बोला कि ऐसे मतलब हीरोइक डायलॉग होगा, बट ही जस्ट से कि इट्स माय ड्यूटी, मैं यही करने को आया था शायद, ऐसे कन्विंस करके। देन फिर जो मंदिर जो शिखर था, जो आपको पहले बताया कि ये पानी वाला जगह जो था उसको मतलब
कंटेन करके उसको उसके ऊपर बनाया गया है। तो ऑब्वियसली इसके नज़दीक पानी हो, तो वो शिखर पे चढ़े एंड जो चंद्रमा के पास जो मुहान था ना, जो समुद्र के जो मिलने की जगह नदी जो जहाँ भी वाटर बॉडी, उसके ऊपर जंप करके वो मर गए। तो यही था जो था भाई। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है बट बिकॉज ऑफ द पुनर्सन टेम्पल, बट एक्चुअली धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट जो ये स्टोरी यही है। एंड उसके बाद जो 1200 जो कारीगर थे उनकी जान बच गई। एंड जो भी था यही था मेरा वीडियो। एंड इसमें से कुछ हम सीख सकते हैं, दो चीज़ें सीख सकते हैं कि लाइफ में ना जब कुछ हम कर रहे हैं तो ऐसे बीच में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पास से एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हमें सक्सेस तो मिलेगी, जो कि हमने पहले सुना था। एंड दूसरी चीज़ कि एज रियली डजंट मैटर, आप किसी भी एज में किसी चीज़ को कर सकते हैं। आप सोचिए एक 12 साल का लड़का जो कि पहली बार उठ के जो पिताजी को मिले एंड जो एकदम 1200 स्किलफुल वर्कर्स नहीं कर पा रहे थे, वर्कर्स तो बोलना गलत होगा, जो कारीगर नहीं कर पा रहे थे उन्होंने उस 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया। एंड उनकी जो 1200 लोगों की जान बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जान कुर्बान कर दी। तो जस्ट थिंक द इंटेंसिटी, द गॉड, आप समझ रहे होंगे। तो यही दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एंड आपको एक बता दो कि मैं जो ये धर्मा जो प्ले था हमारे स्कूल में हुआ था, मैं उसमें मंत्री बना था। तो ये थोड़ा सा मतलब हमारे कल्चर में ही ये फ्लोट होता है, ये स्टोरी सबको पता होगी उड़ीसा की। एंड मैं थोड़ा सा इसमें से जुड़ा हुआ हूँ एंड मुझे हिस्टोरिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब इस वीडियो को आपके ऊपर रिप्रेजेंट कर पाया। सो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। मैं इसके बाद से अच्छे थोड़ा सा और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इससे कैसे बेहतर किया जाए। एंड आप लोगों की भी फीडबैक की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। सो थैंक यू, जय जगन्नाथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।